हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल। हम लोग बहुत मासूम हैं और बहुत ही सही लोग हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है तो उस घटना होने के जस्ट बाद तक हमारे पास बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, बहुत सारे हमारे डेडिकेशंस एंड डिवोशंस रहते हैं और हमको लगता है कि जो हो रहा है वो सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कुछ भी घटित हो जाने के बाद हम उसी तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं जिस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं या हमारा प्रशासन करता है। आपने देखा होगा कभी भी कुछ भी घटित हो, जैसे किसी एरिया में फ्लड आया है, तो फ्लड आने के जस्ट बाद एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से प्रैक्टिसेस करता है, इस तरीके से एक्टिविटी करता है कि अब जीवन में दोबारा कभी भी जब फ्लड आएगी तो उसके जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं उनको हम जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है वह पूरे तरीके से एक्टिव हो गया है। इसी तरीके से जब भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, हम उस दिन या उसके अगले दिन तक या एक वीक तक, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने तक बड़े अटेंशन में रहते हैं कि यार अब गलतियां नहीं करनी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता जाता है हम उन सारी चीज़ों को साइड करते चले जाते हैं। कोविड-19 के एग्जाम्पल को उठा के देखिए। जब कोविड-19 आया था तो हमने क्या प्रण लिया था? एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो ह्यूमैनिटी को डिलीवर करेगी, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जो लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करेगी, और ऐसा देश बनाएंगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्लीन पॉल्यूशन फ्री कंट्री होगी। लेकिन धीरे धीरे सब मटमैला होता जा रहा है। जब तक दूसरा ऐसा कोई पैंडेमिक नहीं आएगा तब तक हम इन सब चीज़ों को फिर से याद नहीं करेंगे, और फिर जब आएगा तो थोड़े समय के लिए याद करके फिर चले जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, शिक्षक हैं और एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं, उनके द्वारा लद्दाख के हितों को बेहतर तरीके से सर्व करने के लिए कुछ मांगे की जा रही थी। मांगे क्या की जा रही थी, क्यों कर रहे थे, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। और उनको फिर डिटेंड कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। और आर्टिकल जो 22 है उसमें जो एक डिटेंशन है, जिसको हम लोग निरोध के नाम से जानते हैं, उस व्यवस्था का प्रयोग करके उनको अभी भी डिटेंशन में लगा रखा हुआ है। तो रिसेंटली इस पर सुनवाई चल रही थी, तो कपिल सिब्बल जो हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं सोनम वांगचुक को, उनका कहना है कुछ, और कुछ इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट हैं कोर्ट के, उनको देखेंगे। साथ में NAC का एक सेक्शन है 5A, NAC जो हमारा एक्ट है उसका सेक्शन है 5A, उसको देखेंगे। साथ में 22nd आर्टिकल का जो सब आर्टिकल सब क्लॉज 5 है उसको समझेंगे, कैसे ये सब NSA के मिसयूज़ को बढ़ावा देते हैं और क्या हो रहा है अभी सोनम वांगचुक के केस में। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर अपनी राय जरूर देंगे और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मतलब गायब नहीं होने चाहिए ऐसे मुद्दे, ये मुद्दों पर हमारा ध्यान बना रहना चाहिए। नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। कॉपी पेस्ट ऑर्डर है टू डिटेंशन अंडर NSA वांगचुक उन ऐसे। कहने का मतलब ये है कि इनको जिस एक्ट के तहत डिटेंशन में लिया गया है, ऐसा कोई भी अपराध इनके द्वारा नहीं किया गया है। पूर्व अनुमान लगाकर अपराधों को मान लिया गया है और उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। मतलब सोचना जो समझना है वो हमको दिखाई नहीं देता है कि जो आधार जो आरोप लगाए गए हैं वह आरोप सोच समझ के लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ये बिल्कुल भी यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देता है। हुआ क्या है, पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 2019 के बाद से हमारा जम्मू कश्मीर और जो यूटी लद्दाख है ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और 2019 में जब जो जम्मू कश्मीर था, इस जम्मू कश्मीर को सेपरेशन करके, मतलब कश्मीर का हमने सेपरेशन करके एक जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर यूटी बनाया। जम्मू कश्मीर यूटी की अपनी असेंबली है, अपनी विधानसभा है, और यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला हैं उनका अपना शासन चल रहा है और बीजेपी के साथ मिलकर ही शासन कर रहे हैं। इसी के साथ में एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया गया। जो लद्दाख है, लद्दाख की बहुत समय से जो मांग चल रही थी, काफ़ी समय से जो लद्दाख डिमांड कर रहा था कि आप हमको सेपरेट कर दीजिए, किसके, जम्मू कश्मीर से। लद्दाख को सेपरेट किया गया और इसको यूटी बना दिया, यूटी। और यह विदाउट असेंबली एक यूटी है और यहाँ का जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार राष्ट्रपति की देखरेख में चलता है।
अब हुआ क्या, जैसे ही इसको सेपरेट किया गया तो सेपरेट करने के बाद यहाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलने लगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलने लगे। और लद्दाख आप सबको पता है कि उस तरीके से डेवलप नहीं किया जा सकता जिस तरीके से नॉर्मल प्लेन एरियाज को आप डेवलप कर रहे हैं। हिली एरियाज के अपने अलग पैरामीटर हैं, उन्हीं पैरामीटर के आधार पर आप इनको डेवलप कर सकते हैं। उस डेवलपमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, उस डेवलपमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट लद्दाख पर है। और लद्दाख पे है तो यहाँ के जो लोग हैं, आबादी है, इन पर भी हमको देखने को मिलेगी। और इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया सोनम वांगचुक ने। इसी चीज़ को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इन्होंने विरोध करना शुरू किया। पहले वो सिर्फ खुद करते थे, है ना, सेल्फ करते थे, वीडियोस बनाते थे, ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फिर उस तरीके की उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों को लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे 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 ये जो विरोध है, ये विरोध में कुछ लोग शामिल होते चले गए, और लोग शामिल हुए तो फिर ये थोड़ा सा बड़ा प्रोटेस्ट बन गया। और बड़ा प्रोटेस्ट गया तो सरकार का इसके ऊपर ध्यान गया, और जब लगने लगा कि शायद एक परेशानी बन सकती है, तो उसी समय शायद एक रॉन्ग स्टेप सरकार ने यहाँ पे ले लिया और सोनम वांगचुक को डिटेन कर दिया। आधार जो बताया है वो ये बताया है कि इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ये प्रोटेस्ट नेगेटिव हैं। लेकिन एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप जब भी सोनम वांगचुक के किसी भी वीडियो को देखोगे उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने ऐसा कुछ भी बोला है जो देश के अगेंस्ट जाता हो, देश के खिलाफ जाता हो। जो भी बोला है वो लद्दाख के वेलफेयर के लिए और लद्दाख की रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा, वाटर क्राइसिस आएंगे, एग्रीकल्चर क्राइसिस आएगा, और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे भारत पर हमको देखने को मिलेंगे। इसीलिए इनकी बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी। जो सोनम वांगचुक है, ये सोनम वांगचुक जी के द्वारा डिमांड की जा रही थी, आप ऐसा करिए, जो लद्दाख है, इस लद्दाख को शेड्यूल जो 6 है, इस शेड्यूल 6 के अंतर्गत एक ट्राइबल स्टेट अनाउंस कर दीजिए। अब ट्राइबल स्टेट अनाउंस करने के जो पैरामीटर है वो पैरामीटर है भी लद्दाख के पास। और इसका फ़ायदा क्या होगा सर, देखो, फिर यहाँ पर एक ऑटोनोमस काउंसिल बनेगी, लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल बनेगी, और लद्दाख ऑटोनोमस जो काउंसिल है उसके पास ढेर सारे डिसीजंस रहेंगे, जो भी स्कीम, जो भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब लद्दाख के जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज पर लद्दाख की कम्युनिटी का अधिकार रहेगा, और वह अपने वेलफेयर के लिए उसका यूज़ कर सकती है। अभी जो यूज़ हो रहा है उसमें ढेर सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे पर्यावरण को संकट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डेवलपमेंट के खिलाफ हूँ, ना ही सोनम वांगचुक डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। उनका कहना ये है कि उतना डेवलपमेंट करो जितना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है राज्यों को डेवलप करना, पर वहाँ की कंडीशंस को भी हमको समझना चाहिए। अब शेड्यूल 6 को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसी प्रोटेस्ट में काफ़ी सारे लोग शामिल हुए। अब उसी समय आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ। नेपाल में जो जेनजी है, इस जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ। इसी प्रोटेस्ट का प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिलता है, और यहाँ के जो युवा हैं वो युवा थोड़े से आक्रोशित हो जाते हैं, और जैसे युवा आक्रोशित होते हैं उसके थोड़े समय बाद सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अभी तक उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है, किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है और कब तक उनको रिलीज़ किया जाएगा, ये कुछ भी नहीं पता है किसी को। और इसी की सुनवाई चल रही है अभी कोर्ट में। तो कोर्ट ने ढेर सारे सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। आप मुझे बताइए कि अगर लद्दाख की वेलफेयर के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनको सरकार ने खुद ने अवार्ड दिया है, और ये वही सोनम वांगचुक हैं जो सरकार की बहुत तारीफ कर चुके हैं, प्रेज कर चुके हैं सरकार। अब इनको गलत कैसे बताया गया, आप इसको भी समझो। देखो, सोनम वांगचुक जी के द्वारा क्या है, एक यहाँ पर एनजीओ एस्टेब्लिश किया गया, एनजीओ, और इस एनजीओ को किसी व्यक्ति के द्वारा फंडिंग दी गई है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा फंडिंग दी गई। और इस फंडिंग को जो फेमा हमारा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका वॉयलेशन बताया गया। हालांकि देखो, जो आपको विदेशों से पैसा मिलता है उसको आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब एनजीओ को पैसा मिला तो बाद में इन्होंने इस पैसे को रिटर्न कर दिया, और वो जो इशू था उस इशू को रिजॉल्व कर लिया कि भैया जो पर्सनल यूज नहीं करना है पैसे का। और उनका जो मतलब जिस एनजीओ को पैसा दिया गया था, व्यक्ति ने पैसा दिया था, उसका आधार गलत नहीं था, वो सिर्फ सपोर्ट करना चाहता था एजुकेशन को, क्लाइमेट को लेकर जो इनकी मुहिम चलती है उनको लेकर।
सस्टेनेबल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये लद्दाख के लोगों को फ्री में एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन और एनवायरमेंट के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। तो इस एनजीओ की एक फंडिंग के आधार पर इनको अरेस्ट किया गया है कि इनको बाहर से पैसा मिल रहा था और जो पैसा कैसा है, इलीगल है, देश के खिलाफ इसको यूज किया जा रहा है, इलीगल। अब देखो, ये पैसा अवैध है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति शायद इतना गलत तो नहीं करेंगे कि जिस देश के लिए वो लड़ रहे हैं वो देश के खिलाफ जाके खड़े हो जाएं। अब जो हुआ है वहां दो तीन चीजों की और आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मतलब अगर इसकी थोड़ी समरी आपको बताने की कोशिश करूं तो ये कोई इतना बड़ा आधार नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर लो और इसकी पूछताछ 1-2 दिन में की जा सकती। कि वो नहीं छोड़ा जा रहा है ये सरकार के ऊपर भी सवाल है, और इतने दिनों तक अरेस्ट करके रखा हुआ है तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमको जो दिखाई दे रहा है वह सच नहीं है या जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है वह सच है। आपको क्या लगता है, अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। अब देखो, कुछ मुद्दे हैं जो इसमें चर्चा में आए, उन मुद्दों को समझते हैं। मुद्दे क्या हैं? देखो भाई, सबसे पहली चीज तो एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एनएसए 1980। आप इसको ध्यान रखना कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को कब बनाया गया था, 1980 को बनाया गया था। और 19 जो एनएसए है एक स्पेशल लॉज है, और इन स्पेशल लॉज के अंतर्गत आपको पता है कि किसी व्यक्ति को डिटेंड किया जा सकता है, उनका डिटेंशन किया जा सकता है। तो सोनम जो वांगचुक हैं, इन सोनम वांगचुक जी को इसी एक्ट के अंतर्गत डिटेन किया गया है, लेकिन डिटेंशन की भी अपनी शर्तें हैं, उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने में प्रमुख दलील है, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार एवं न्यायमूर्ति पीबी बराले अध्यक्ष थे। वकील कपिल सिब्बल ने कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से बोला है कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मन का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया गया। निरोध आदेश कॉपी पेस्ट बताया गया है। निरोध प्राधिकारी ने प्रस्तावक एजेंसी की सामग्री पर स्वतंत्र व निष्पक्ष विचार नहीं किया है। ऐसी की टिप्पणी केवल आधारों की पुनरावृत्ति से मानसिक संतुष्टि सिद्ध नहीं होती। मतलब जो निरोध अधिकारी हैं जिन्होंने डिटेंशन में रखने का ऑर्डर दिया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस एजेंसी की जो शर्तें हैं या एजेंसी के जो आधार हैं उन्हीं आधारों को पढ़ा है, और उन्हीं आधारों के आधार पर डिटेंशन की जो अवधि है उस डिटेंशन की अवधि को बढ़ाने की बात यहाँ पे कर दी है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे ग्राउंड देखना चाहिए कि डिटेंशन में और रखना है या नहीं रखना है। जब तक आप ये चेक नहीं करोगे तब तक आप ये कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति ने सही किया है या गलत किया है। तो ये गलत है। तथ्यों की गलत व्याख्या, अहिंसा के वीडियो संदेशों को हिंसा के आह्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिरासत के पक्ष में अनुकूल साक्ष्य है ना, 20 वीडियोस छुपाए गए, दुर्भावना, मिसलीड्स यहाँ पर के आरोप हैं। जैसे लद्दाख में अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए वीडियोस बनाते रहे हैं, उन वीडियोस में कभी कभार एक हार्श लैंग्वेज का यूज़ कर लिया जाता है, पर उन वीडियोस का पर्पज़ ये नहीं है कि ये हिंसा करना चाहते हैं, ये रॉइट्स करना चाहते हैं। उसका पर्पज़ ये था कि जो आवाम है, जो जनता है, उस तक अपने मैसेज को पहुंचाएं ताकि सरकार शायद ध्यान दे। तो ये मिसलीडिंग का आरोप यहाँ पर लगा है। पुराने व असंबद्ध घटनाक्रम, मार्च मई 2024 की घटनाओं का हवाला देकर सितंबर 2025 में हिरासत, प्रासंगिकता व निकटता, प्रोक्सीमेंस कॉज पर सवाल किया गया है कि ये इतनी पुरानी वीडियोज़ और घटनाओं को आधार बनाकर इन्होंने सितंबर 2025 में क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। देखो, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हो चुके हैं। डिटेंशन की एक शर्त होती है कि अगर आपको डिटेंशन की अवधि बनानी है तो एक पैनल बनेगा, और पैनल बनेगा जुडिशरी लेवल का, तो जुडिशरी का पैनल बनेगा और वही उस अवधि को बढ़ाने की, हिरासत अवधि को बढ़ाने की परमिशन देगा। तो यहाँ जो आदेश दिए गए हैं, ऐसा बोला गया है कि आपने सही तरीके से नहीं सोचा है कि डिटेंशन बढ़ाना भी है, नहीं बढ़ाना है, सीधा सीधा एजेंसी की बातों को माना गया, या आप कह सकते हैं कि एजेंसी के दबाव में यहाँ पर काम किया गया है, इसीलिए डिटेंशन की अवधि और बढ़ी हुई हमको यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं कि दिमाग का प्रयोग नहीं किया गया है, ये गलत बात है। आप किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में आके ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, तथ्यों की गलत व्याख्या करना है, ये भी गलत चीज़ है। जैसे मैंने बोला कि राम बाजार, बस इतना बोला, अब इसका मतलब क्या निकलेंगे, राम बाजार गया है, लास्ट में क्या लिखा था, राम बाजार नहीं गया है। तो तथ्यों को गलत तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और पुरानी घटनाओं को आप वर्तमान घटनाओं से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा हुआ है, कानून की परिभाषा को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जब आप कोई अपराध कर रहे हो उस समय कोई कानून होना चाहिए। अब पुरानी घटनाओं को अभी एप्लीकेबल बना रहे हो तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सारी की सारी दलीलें यहाँ पर दी गई हैं, ध्यान रखना। देखो, अब संवैधानिक मुद्दा क्या है।
धारा जो 5 है एनएसए की, ये एक दिक्कत है, सर्वेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स। यदि कुछ आधार अस्पष्ट अमान्य हो तब भी निरोध वैध रह सकता है। ठीक है, ये जो धारा है ना बेटा, ये धारा, ये 5 एक कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। और ये जो 5A है, ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को यहाँ पे बढ़ावा दे सकती है। जैसे अगर आधार अस्पष्ट हैं, अमान्य हैं, तो फिर कैसे करके हिरासत वैध होनी चाहिए? फिर तो नहीं होनी चाहिए ना। तो एनएसए की जो एक्ट है 1980 का, उसके सेक्शन 5 को लेकर सुप्रीम कोर्ट को इसकी व्याख्या करनी चाहिए, कुछ स्पष्ट इसकी एक परिभाषा देना चाहिए कि अस्पष्टता कहाँ तक मानी जाएगी, कहाँ तक नहीं मानी जाएगी। इसी के साथ में कपिल सिब्बल की दलील है कि जो प्रावधान है अनुच्छेद 22(5) के अधिकारों को कमजोर करता है। कानून ऐसा नहीं हो सकता जो प्राधिकरण की जगह खुद सोचने लगे। आप समझ रहे हैं कि ऐसा कानून नहीं हो सकता कि प्राधिकरण की जगह खुद सोचने लगे। ऐसा हमको नहीं करना है। मतलब कानूनों को आप ओवरलेप नहीं कर सकते, कानूनों के अंदर रहकर आपको फैसले देने पड़ेंगे। आपकी खुद की सोच को प्रभावी यहाँ पे नहीं किया जा सकता। तो एनएसए की सेक्शन 5A आपसे कोई पूछ सकता है, अनुच्छेद 22(5), निरुद्ध व्यक्ति को 2 अधिकार प्राप्त हैं, निरोध के आधार शीघ्र बताना और शीघ्र प्रतिनिधित्व, डिफेंस का अवसर देना। ना तो यहाँ पे आधार बता रहे हैं, ना ही डिफेंस का प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो ये गलत बात है। अब वजह क्या है? ये वजह जब तक ओपन नहीं होगी, जब तक क्लियर नहीं होगी, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ऐसे एक्टिविस्ट जो हैं, इन पर गलत आरोप लगेंगे तो कितनी पीड़ा, कितनी परेशानी को वो फेस करेंगे। और कल फिर कोई और दूसरा व्यक्ति क्या इस तरीके की आवाज़ उठाएगा, इस तरीके का काम करेगा, नहीं करेगा। तो हमको सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, लोगों के मौलिक अधिकार भी जरूरी हैं, और शक्ति या बल का इतना प्रयोग भी नहीं करना है कि लोग परेशान होकर और फिर अपनी आवाज़ उठाना ही बंद कर दें। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को हमको ध्यान में रखना है और आप अपनी राय इसके बारे में जरूर दीजिएगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट क्या यहाँ पर वर्डिक्ट देता है, ध्यान रखिएगा। तो इन वेरी सिंपल वे, जैसे आप ये और देख लीजिए, जो आर्टिकल 22 है, ये आर्टिकल 22 को जब भी आप लोग पढ़ते हैं, इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो अरेस्ट की बात की जाती है, अरेस्ट, और दूसरा बच्चे हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डिटेंशन देखने को मिल जाता है, डिटेंशन। ठीक है, अब अरेस्ट में बच्चे क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को जब भी अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसको कॉज बताना जरूरी होता है। आप उसको कारण बताएंगे, कारण नहीं बता रहे हैं तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसी के साथ में 24 आवर के अंदर अंदर आपको उसको, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके सामने लेके जाना पड़ता है और अपना जो एडवोकेट है, वकील है, इस वकील को हायर करने की इसको परमिशन होती है। ये सारे के सारे, अब देखो, डिटेंशन होते हैं स्पेशल लॉज में, जैसे एनएसए स्पेशल लॉज है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था, आपने डिटेन कर लिया, तो कोई भी जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को आप बिना कॉज के डिटेन कर सकते हैं, बिना कॉज के डिटेन कर सकते हैं। लेकिन आप डिटेन करने के बाद उसको कॉज बताइए, आप उसको कॉज बताइए, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा बेटा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इसकी जो लिमिट है, वो लिमिट 3 माह है, 3 माह। आप 3 महीने तक डिटेन में रख सकते हो। उसके बाद एक जुडिशियल पैनल बनेगा और जुडिशियल पैनल की सिफारिश के आधार पर ही इस अवधि को बढ़ेगा। तो यहाँ विवाद यही है कि जुडिशियल पैनल बना, उसने बिना सोचे समझे हिरासत की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया, जो कि सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपको सोचना समझना चाहिए था और अपना जो आवाज़ है, अपना जो पक्ष है, इस पक्ष को या अपना जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रखने का अधिकार इनके पास रहता है। तो डिटेंशन के जस्ट बाद अगर आप कारण नहीं बता रहे हो, घर वालों को भी वैलिड रीजन नहीं बता रहे हो, तो फिर गलत है। ये सीधा सीधा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अब वर्डिक्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। एनएसए कब का है? 1980 का। जो मौलिक, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल पावर दी गई है। वहाँ हमारे कुछ राइट को वायलेट किया जा सकता है, लेकिन अगर गलत है तब, नहीं गलत है तो आप उसका मिसयूज यहाँ पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनएसए का मिसयूज यहाँ दिखाई देता है। अब बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो उसकी राय है, उसका अपन इंतजार करेंगे। एक क्वेश्चन है, सोनम वांगचुक के एनएसए के हिरासत मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमुख संवैधानिक आपत्तियां क्या उठाई गई हैं, आप बताइए। इसमें से क्या आपका करेक्ट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर क्या है, देखो भाई, हमारे जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज पे 50% ऑफ चल रहा है। प्रतिज्ञा 2027 का हमारा फाउंडेशन बैच है, आप इसमें एनरोल कीजिए। ये निर्माण हमारा 2028 का फाउंडेशन बैच है, आप इसमें एनरोल कीजिए।
और इसी के साथ में ये SIP हमारा 2026 का बैच आप इसमें एनरोल कीजिए 50% ऑफ के साथ, और ये लिमिटेड टाइम के लिए पीरियड ऑफर्ड है। ये GRS लाइव कोड यूज़ कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।